एफआरएसआर यानी कि फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री रूल्स क्या होते हैं? सरकारी कर्मचारी इन नियमों से बंधे हुए हैं, यानी कि उनकी सर्विस है एफआरएसआर पर आधारित होती है, इन नियमों से गवर्न रहती है, नियमित रहती है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं एफआरएसआर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, अलवर सीरीज पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट अंडर पेंशन रूल्स इज। पेंशन नियमों के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम एरक सेवा कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि पेंशन रूल्स के अनुसार वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए? 10 इयर्स होगी या 15 इयर्स होगी, 20 इयर्स होगी या 25 इयर्स होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 20 इयर्स। 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होगी, तब आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 62, under FR 56J, government may retire an employee in public interest after completing। FR 56J के तहत सरकार किसी कर्मचारी को जनहित में सेवानिवृत्ति दे सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। FR 56J है, बहुत चर्चा में है। कोई भी कर्मचारी को गवर्नमेंट है वो रिटायरमेंट दे सकती है, और ये रिटायरमेंट है किस आधार पर दिया जा रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट में दिया जा रहा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में एफआर 56 जे के तहत जो सेवानिवृत्ति दी जाती है उसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए? तब जा करके आपको एफआर 56 जे के तहत रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। 10 इयर्स ऑफ सर्विस, 20 इयर्स ऑफ सर्विस, 30 इयर्स ऑफ सर्विस, 40 इयर्स ऑफ सर्विस। सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी से सोचिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 30 इयर्स ऑफ सर्विस। 30 साल की सर्विस के बाद में गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट कर सकती है। किसके आधार पर? पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर। और उसके लिए रूल बना हुआ है। एफआर 56 जे में ये कहा गया है कि रिटायरमेंट किया जा सकता है 30 साल की सेवा पूर्ण होने पर। और एफआर 56 जे में बाकी चीजें भी बताई गई है कि आपकी एंट्री कब हुई है, तो कितनी एज में आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। आप चैनल पर बने रहिए। एफआर 56 जे, ये सब भी हम चर्चा करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 63, पेंशन इज गवर्नड अंडर विच रूल सेट। पेंशन किस नियम के तहत शासित होती है? सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत होगी, या एफआर 110 टू 116 होगी, या एसआर 60 टू 99 होगी, या एफआर 53 के तहत होगी? पेंशन कौन सी नियमों के तहत नियंत्रित होती है, शासित होती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 है, इसके बाद में 2021 भी आया है। तो कौन सी तरीके की पेंशन है, आप कब रिटायर हुए हैं, उस पर आधारित होगी। तो उसके लिए रूल बनाए गए हैं। सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 लेटेस्ट रूल है, और 1972 है वो ओपीएस के तहत आते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। अगला सवाल हमारा आ गया 64, व्हाट परसेंटेज ऑफ पेंशन कैन बी कम्यूटेड बाय द एम्प्लॉई। कर्मचारी द्वारा पेंशन का कितना प्रतिशत कम्यूट किया जा सकता है? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, परंतु पूछे जाते हैं। पुरानी परीक्षाओं में ये पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। 20%, 30%, 40%, 50%, कितने प्रतिशत कम्यूट किया जा सकता है? मतलब कि एक साथ में आप लमसम अमाउंट ले सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर। तो जो पेंशन आपको मिलने वाली है उसका लमसम अमाउंट कितने परसेंट आप एक साथ ले सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 40%। 40% आप कम्यूट करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी 10,000 रुपये पेंशन है, तो 4,000 रुपये तक का आपका कम्यूटेशन मिल जाएगा, पेंशन का इकट्ठे मिल जाएगी। और उसको नंबर ऑफ मंथ्स के आधार पर एक साथ में लमसम पेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 65, क्वालिफाइंग सर्विस फॉर फुल पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम इज। पूर्ण पेंशन यानी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए एहरक सेवा क्या है?
यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस ओपीएस के तहत कितनी साल की होनी चाहिए? 20 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स, 33 इयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 30 इयर्स। 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस आपकी होगी तो आपको पेंशन मिल जाएगी, ओपीएस के तहत मिल जाएगी, फुल पेंशन मिल जाएगी और उसके लिए अलग-अलग पेंशन क्राइटेरिया दिए गए हैं। 10 इयर्स में भी आपको पेंशन मिल जाती है, उसके बाद में 20 इयर्स में भी मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ओपीएस में 30 इयर्स बोला गया है, जिसमें आपको लास्ट मंथ की सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 66। फैमिली पेंशन इज नॉर्मली एडमिजिबल एट व्हाट परसेंटेज ऑफ लास्ट पे? पारिवारिक पेंशन सामान्यतः अंतिम वेतन के कितने प्रतिशत पर स्वीकार्य है? इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। 15% होगा या 20% होगा, 30% होगा, 50% होगा। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फैमिली पेंशन? सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 30%। जहां पर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो स्पाउस को 30% लास्ट पे का फैमिली पेंशन के रूप में मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 67। एनहांस्ड फैमिली पेंशन इज एडमिजिबल फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन कितने वर्षों के लिए स्वीकार्य है? 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 7 इयर्स। कितना होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा 7 इयर्स। बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन है वो 7 वर्ष तक मिल सकती है। मतलब कि अगर कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट के तुरंत बाद डेथ हो जाती है तो 67 इयर्स तक, 60 इयर्स में वो रिटायर हुआ था, एनहांस कितना होगा 7 इयर्स मिलेगा। तो 67 साल तक आपको क्या मिल जाएगी? पारिवारिक पेंशन है वो बढ़ी हुई मिल जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको कई बार चेंज भी किया जाता है तो 10 इयर्स भी आपको कहीं देखने को मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो रहा है डी हो रहा है। अगला सवाल आ गया हमारा 68। लीव एनकेसमेंट ड्यूरिंग एलटीसी इज अलाउड अप टू हाउ मेनी डेज? एलटीसी के दौरान अवकाश नकदीकरण कितने दिनों तक की अनुमति है? मतलब कि एलटीसी के टाइम आप कितनी ईएल एनकेसमेंट करवा सकते हैं? 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 10 डेज। एक बार में 10 दिनों का आप क्या ले सकते हैं? ईएल एनकेसमेंट करवा सकते हैं। 10 ईएल एनकेसमेंट आप करवा सकते हैं एक बार के एलटीसी के राउंड में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 69। Maximum number of times leave encashment with LTC can be availed in service. सेवा के दौरान एलटीसी के साथ अधिकतम कितनी बार अवकाश नकदीकरण का लाभ उठाया जा सकता है? मतलब कि एक बार में 10 दिन का एनकैशमेंट लिया जा सकता है। तो ये कितनी बार पूरी सर्विस में इस प्रकार से आप कर सकते हैं? वंस, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 6 बार आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि एक बार में 10 ईएल एनकैशमेंट आप करवा सकते हैं एलटीसी के टाइम पर और टोटल एंटायर सर्विस में आप 6 बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल ईएल एनकैशमेंट एंटायर सर्विस में कितनी हो जाएंगी? 60। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं 70। Which rule governs pay for a day on which an employee is absent without leave? Dies none. कौन सा नियम उस दिन के लिए भुगतान को नियंत्रित करता है जिस दिन कोई कर्मचारी बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है, यानी कि अकार्य दिवस पर है? उस दिन को क्या बोला गया है? डाइज नॉन बोला गया है। वहां पर ऑथराइज्ड लीव उसने नहीं ली है तो उस दिन के लिए कौन सा रूल लागू होगा? FR 17A, FR 27, FR 35, SR 110। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। FR 17A के तहत डाइजनॉन का मतलब कि अनऑथराइज्ड लीव ली है तो उस दिन का पे है FR 17A के तहत नियंत्रित होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, FRSR पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे।
क्योंकि आपकी सर्विस को फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, गवर्न्ड किया जाता है। तो एफआरएसआर पर बहुत सारे क्वेश्चंस चैनल पर अवेलेबल हैं। इसके साथ में सर्विस रूल्स पर भी क्वेश्चंस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। अगला सवाल देख लेते हैं 71। अंडर एफआर द डेट ऑफ बर्थ वंस एंटर्ड इन सर्विस बुक कैन बी अल्टर्ड। एफआर के तहत सेवा पुस्तिका में एक बार दर्ज की गई जन्म तिथि को बदला जा सकता है। क्या बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता? कौन सा रूल लागू है? सर्विस बुक में डेट ऑफ बर्थ एंटर हो गई तो इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? एनी टाइम बिफोर रिटायरमेंट, ओनली विद इन फर्स्ट 5 years ऑफ सर्विस, ओनली विद कोर्ट ऑर्डर, कैन नॉट बी अल्टर्ड एक्सेप्ट अंडर डीओपीटी एक्सेप्शंस। सर्विस बुक में डेट ऑफ बर्थ एंटर हो गई है तो एफआर का कौन सा रूल ये कहेगा कि उसमें अल्टरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ओनली विद इन फर्स्ट 5 years ऑफ सर्विस, मतलब कि 5 वर्ष की सेवा आपकी है, उस टाइम तक आप इसमें अल्टरेशन कर सकते हैं। आपकी सर्विस बुक में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है उसको अल्टर्ड किया जा सकता है। 5 वर्ष के बाद में कोई भी चेंज बदलाव नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 72। विच रूल गवर्न्स फिक्सेशन ऑफ पे फॉर री एम्प्लॉयड पेंशनर्स। पुनः नियोजित पेंशन भोगियों के लिए वेतन निर्धारण को कौन सा नियम नियंत्रित करता है? FR 22 होगा या FR 27 होगा या डीओपीटी री एम्प्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शंस होगा या SR 90 होगा? किस नियम के तहत री एम्प्लॉयड पेंशनर्स को पे फिक्सेशन किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डीओपीटी री एम्प्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे डीओपीटी के री एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, उसके तहत पे फिक्सेशन है वो किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 73। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर चाइल्ड केयर लीव बेनिफिट्स इज। बाल देखभाल अवकाश लाभ के लिए पात्र बच्चों की अधिकतम संख्या कितनी है? मतलब कितने बच्चों तक आपको सीसीएल मिल सकती है? 1 चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, नो लिमिट। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? आसान है परंतु छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए सीसीएल मिल सकती है? 2 बच्चों के लिए मिल सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 74। अंडर सीसीएस लीव रूल्स, स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ। सीसीएस अवकाश नियमों के तहत अध्ययन अवकाश अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 12 मंथ्स, 18 मंथ, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 24 मंथ्स, यानी कि 24 महीने का अधिकतम आपको क्या मिल सकता है? स्टडी लीव मिल सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें भी कुछ टर्म कंडीशंस हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो 36 मंथ्स की स्टडी लीव मिल सकती है, नॉर्मली 24 मंथ की मिलेगी। अगला सवाल देख लेते हैं 75। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू टू परमानेंट पोस्ट साइमल्टेनियसली। एक सरकारी कर्मचारी को एक साथ दो स्थायी पदों पर मूल रूप से नियुक्त किया गया है। कैन होल्ड लियन ऑन बोथ पोस्ट, कैन होल्ड लियन ऑन ओनली वन पोस्ट, कैन नॉट होल्ड लियन ऑन एनी पोस्ट, होल्ड्स लियन ऑन द हायर पोस्ट ओनली। तो दो सब्सटेंटिवली पोस्ट पर वो अपॉइंट हुआ है, तो लियन है उसका ग्रहणाधिकार है, वो किस पोस्ट के लिए होगा? क्या रूल हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। कैन होल्ड लियन ओनली वन पोस्ट, एक पोस्ट के लिए वो लियन धारण कर सकता है, लियन उसका बना रहेगा, दो पोस्ट के लिए नहीं हो सकता। एक किसी भी पोस्ट जो चॉइस उसकी है, जिस पर वो रहना चाहता है, कार्य करना चाहता है, उसकी लियन है मेंटेन हो जाएगी, और जिस पर वो नहीं रहना चाहता या वो छोड़ना चाहता है लियन, उसकी लियन है वो खत्म हो जाएगी। तो एक बार में एक कर्मचारी एक पोस्ट के लिए ही लियन रख सकता है,
सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 76। व्हेन ए लियन इज सस्पेंडेड इट अप्लाइज। जब एक ग्रहणाधिकार निलंबित कर दिया जाता है तो इसका तात्पर्य क्या मतलब हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ राइट टू होल्ड द पोस्ट, परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ लियन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ लियन, रिडक्शन इन पे। अगर किसी कर्मचारी की लियन, किसी पोस्ट के लिए लियन है, वो सस्पेंड की जाती है तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ राइट टू होल्ड द पोस्ट, मतलब कि उस पोस्ट को धारण करने का टेम्परेरी इंटरप्शन हो जाएगा। यहाँ आप देखिए सस्पेंड किया गया है, टर्मिनेट नहीं किया गया। अगर लियन टर्मिनेट हो जाती तो वो पोस्ट धारण नहीं रख सकता था, परंतु किन्हीं कारणों से सस्पेंड किया गया है तो टेम्परेरी इंटरप्शन हो जाएगा उस पोस्ट को रखने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं 77। अंडर एफआर ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू पे एंड अलाउंसेस फॉर ए पीरियड ड्यूरिंग विच ही सी। एफआर के तहत एक सरकारी कर्मचारी उस अवधि के लिए वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा जिसके दौरान वह, तो इनमें से कौन सी कंडीशन में किसी भी प्रकार के पे के लिए वो एंटाइटल नहीं होगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। इज एब्सेंट विदाउट अथॉरिटी, इज ऑन ज्वाइनिंग टाइम, इज ऑन अर्न लीव, इज ऑन ड्यूटी। किस कंडीशन में उसको कोई भी पे और अलाउंसेस नहीं मिलेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इज एब्सेंट विदाउट अथॉरिटी, मतलब कि वो बिना छुट्टी के, बिना पूर्व अनुमति के एब्सेंट रहता है तो उसको कोई पे और अलाउंसेज है नहीं मिलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 78। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिसमिस्ड हिज लियन, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है तो उसका ग्रहण अधिकार लियन रहेगा या नहीं रहेगा? ऑप्शन देखिए। रिमेन्स इंटैक्ट, इज सस्पेंडेड, टर्मिनेट्स, इज ट्रांसफर्ड। तो लियन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लियन उसका रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि कर्मचारी को क्या कर दिया गया है? डिसमिस कर दिया है, बर्खास्त कर दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। टर्मिनेट्स, डिसमिस होने पर उसकी लियन उस पोस्ट से खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 79। द पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएटिंग इन ए हायर पोस्ट इज रेगुलेटेड अंडर। उच्च पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी का वेतन निम्नानुसार विनियमित होता है। कौन सा एफआर लागू होगा? FR 17, FR 22, FR 9, FR 56। मतलब कि वो किसी पोस्ट पर नियुक्त हुआ है और उससे उच्च पद पर वो कार्य कर रहा है, तो कौन से नियम के तहत उसके वेतन भत्ते हैं वो नियमित होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। FR 22 के तहत उसको वेतन और भत्ते हैं वो मिलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं FRSR पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, अलवर सीरीज पार्ट 4 का अंतिम सवाल 80। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिफ्यूजेज प्रमोशन द इफेक्ट ऑन इंक्रीमेंट इज। यदि कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति से इनकार करता है तो वेतन वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रमोशन को डिनाई कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है। नो इफेक्ट, इंक्रीमेंट स्टॉप्ड परमानेंटली, इंक्रीमेंट में बी विदहेल्ड एज पर रूल्स, इमीडिएट रिडक्शन इन पे। तो प्रमोशन नहीं लिया है, उसको प्रमोशन दिया जा रहा था, प्रमोशन नहीं लिया है, तो उसका इंक्रीमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंक्रीमेंट में बी विदहेल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि उसका इंक्रीमेंट है, फ्यूचर इंक्रीमेंट है, वो रोके जा सकते हैं क्योंकि उसने प्रमोशन नहीं लिया है। और ये तो बताया ही बताया गया है कि एक बार उसको प्रमोशन दिया गया, उसने रिफ्यूज कर दिया है, तो कंप्लीट 1 साल के लिए उसको डिबारमेंट कर दिया जाएगा। अगले 1 साल तक उसको किसी तरीके का प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको ऑफर दिया था, उसने नहीं लिया। और इसके साथ में इंक्रीमेंट है वो भी रोका जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा।
इस तरीके से साथियों एफआरएसआर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया अलवर सीरीज। एफआरएसआर पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो पहले भी चैनल पर अवेलेबल है, परंतु एक बिल्कुल नए और अपडेटेड कलेवर में मैं आपके लिए एफआरएसआर लेके आ रहा हूँ। एफआरएसआर रूल्स 2.0 में। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।